पीएम मोदी का कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी पर तंज। कहा, एक पार्टी को बेटे की, दूसरी को पैसे और तीसरे को परिवार की चिंता। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस। मायावती ने पीएम मोदी की रैली को बताया फ्लॉप। कहा, भाड़े की बुलाई गई भीड़। मुलायम शिवपाल ने चुनाव आयोग से मिलकर साइकिल चुनाव चिन्ह पर जताया दावा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, चुनाव प्रचार में धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर नहीं मांग सकते वोट। नए साल पर एक और तोहफा, अब होटल और रेस्टोरेंट में लगने वाला सर्विस चार्ज जरूरी नहीं। प्रायोजक है पतंजलि हनी। हानिकारक केमिकल से बनी चीनी छोड़िए और अपनाइए पतंजलि नेचुरल हनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, अपना फेवरेट डिबेट शो। हम तो पूछेंगे। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल बहुत सी खुशियां आपके जीवन में लेकर आए। नए साल के पहले दिन, यानी आज तो सोमवार है और सोमवार यानी 2 तारीख, और इस पहले दिन के हिसाब से पहला डिबेट हम तो पूछेंगे का आप देख रहे हैं। और इसी पहले के बीच में इस साल की पहली बड़ी चुनावी रैली आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने उसको संबोधित किया। उनके साथ साथ बीजेपी के जितने बड़े नेता आते हैं सब उच्च मंच पर दिखाई दिए, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, उमा भारती हो, स्मृति ईरानी हो, और भी तमाम उत्तर प्रदेश के नेता बड़ी तादाद में मंच पर मौजूद थे। पार्टी पूरी एक साथ एकजुट दिख रही थी और जो भीड़ वहां मौजूद थी, अगर बीजेपी के लोगों की राय मानी जाए तो उनका यह कहना है कि 8 से 10 लाख लोग वहां मौजूद थे। क्या ये भीड़ नोटबंदी के उन तमाम दावों की, विपक्ष के दावों की पोल खोल रही थी कि इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर बीजेपी अभी विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है, क्या ये भीड़ जवाब था उस विपक्ष को जो नोटबंदी को लेकर मोदी को और प्रधानमंत्री और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं? इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। अब से कुछ देर में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इन सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है, उस पर भी नजर रखनी बहुत जरूरी है। 4 बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश में, और चारों बड़ी पार्टियां अपने अपने हिसाब से दावा कर रही हैं उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेने का। लेकिन आज की तारीख में चारों की क्या परिस्थिति है वो इन तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसा कि मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी की तमाम टॉप लीडरशिप एक साथ खड़ी हाथ हिला रही थी। पार्टी को एकजुट दिखाने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी तस्वीर सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की, जो साफ तौर पर चाचा भतीजे, बाप बेटे के बीच में डिवाइडेड है, बटी हुई दिखाई दे रही है। दंगल मचा हुआ है समाजवादी परिवार के भीतर। तीसरी तस्वीर मायावती की, एक छत्र साम्राज्य, अपनी पार्टी अपने हिसाब से चलने वाली, और मदमस्त हाथी के ऊपर बैठकर मायावती भी उत्साहित है इन चुनावों को लेकर। और चौथी तस्वीर राहुल गांधी की। 3 बड़ी पार्टियां पूरी तरीके से चुनावी उसमें घुसी हुई हैं, चुनावी तैयारी में लगी हुई हैं। वही राहुल गांधी हवाई जहाज में इसलिए क्योंकि छुट्टी मनाने इन दिनों हिंदुस्तान के से बाहर है, कहीं बाहर इस वक्त नए साल की छुट्टियां मना रहे हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं वो इस कार्टून के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बावजूद क्या भारतीय जनता पार्टी बनाम ऑल की ये लड़ाई इस भीड़ से ये साबित होती है कि बीजेपी का पलड़ा वाकई में भारी है, या ये भीड़, जैसा कि विपक्ष का दावा है कि मैनेज थी, पैसे देकर बुलाई गई थी, गाड़ियां भेजकर बुलाई गई थी? बड़ी बहस कुछ ही देर में खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले देखते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों अपने विरोधियों को एक साथ एक तरीके से लपेटा, उन पर इल्जाम लगाया कि कैसे पूरा विपक्ष इस वक्त बटा हुआ है। इतनी बड़ी रैली संबोधन करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला। मैं स्वयं जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तब भी हिंदुस्तान के किसी कोने में ऐसा विराट दृश्य देखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला।
हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, पीएम की रैली में परिवर्तन झलक। वो रैली जिसे महारैली और परिवर्तन रैली का नाम दिया गया, जब लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान पर साकार हुई तो इतनी भीड़ इससे पहले कभी हुई या नहीं, इसके कयास लगाए जाने लगे। 8 लाख से लेकर 10 लाख लोगों की भीड़ तक के दावे। किराए की भीड़ की रैली थी और इस रैली में जो लोग आए थे उनमें उत्साह बिल्कुल नहीं दिख रहा था, उसी से लग रहा था। साफ है भीड़ के लिहाज से रैली कामयाब रही। इसे नोटबंदी पर मोदी सरकार के रुख के समर्थन के रूप में देखने के दावे किए जाने लगे, लेकिन पीएम का मकसद भीड़ को वोट में बदलना था और इसके लिए उन्होंने यूपी के चुनावी अखाड़े के 3 पहलवानों को चित्त करने के दाव लगाए। कुछ दल ऐसे हैं जिनका उत्तर प्रदेश में अता पता ही नहीं है। एक दल ऐसा है जो अपने बेटे को प्रस्थापित करने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है। दूसरा दल ऐसा है वो इस चिंता में है कि पैसे कहां रखे, वो पैसे बचाने में लगे हैं। तीसरा दल है जो पूरी ताकत परिवार का क्या होगा उसमें लगे हुए हैं। मंच पर एकजुट नेताओं के साथ ही जबरदस्त भीड़ से गदगद प्रधानमंत्री ने अपने नोटबंदी के फैसले को जायज ठहराने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं काला धन हटाओ। वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ। मोदी जी काला धन के नाम पर लड़ने का सिर्फ ड्रामा कर रहे थे। दलितों को लुभाने के लिए पीएम ने लेन देन के सरकारी ऐप का नाम भीम रखने का औचित्य भी बताया। भीम नाम की एक मोबाइल ऐप लॉन्च की। भीम नाम इसलिए रखा क्योंकि हिंदुस्तान में बाबा साहब आंबेडकर ने आर्थिक चिंतन में महारत हासिल की हुई थी। क्या हिंदुस्तान के भविष्य का आर्थिक कारोबार उस भीम के नाम से चले तो किसी के पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। पीएम मोदी ने यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार बनाने की अपील की। अखिलेश सरकार पर केंद्र से मिले पैसों का इस्तेमाल नहीं करने का आरोप लगाया और बीजेपी के खिलाफ विरोधी दलों की गोलबंदी को नोटबंदी के जरिए काले धन पर लगाम के खिलाफ एकजुटता बताने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के इन आरोपों के बाद हम तो पूछेंगे, क्या पीएम की रैली में भारी भीड़ नोटबंदी पर जनता का समर्थन है? और एक बार फिर हमारा आज का सवाल सुनिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपके जवाबों का मुझे लगातार इंतजार रहता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भारी भीड़ नोटबंदी को जनता का समर्थन है। अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर SMS करें, ट्वीट कर और फेसबुक पेज पर जाकर भी अपनी राय भेज सकते हैं #HTP। और आज के कार्यक्रम का हैशटैग है यूपी में मोदी। इसके जरिए भी आप अपने सुझाव सवाल फेसबुक पेज पर और ट्विटर हैंडल पर भेजिए, जो स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं। बड़ी चर्चा में जो खास लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मेरे साथ स्टूडियो में मुनव्वर हसन गौर साहब हैं, जो कि BSP के नेता हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी स्वागत है। कुछ खास मेहमान जो बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर PL पुनिया साहब लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और नावेद सिद्दीकी साहब लखनऊ से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। आप सबका स्वागत है इस डिबेट में। पहला सवाल और सीधा सवाल, सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये भीड़ जो आज आपका दावा है कि 8 से 10 लाख लोग मौजूद थे, तमाम बीजेपी के नेताओं का दावा रहा, कैसे ये साबित कर सकते हैं आप कि ये मैनेज्ड भीड़ नहीं थी, ये पैसा देकर, गाड़ियां भेजकर, लालच देकर इकट्ठा नहीं की गई? क्योंकि यही विपक्ष का दावा है कि ये सब जानबूझकर पैसे के लालच में इकट्ठा किया गया था। देखिए सुमित जी, ये बात इसलिए बहुत आधारहीन और हास्यास्पद लगती है कि भाई मोदी जी की सभाओं में क्या पहली बार कोई भीड़ हुई है?
अरे वर्षानुवर्ष से मोदी जी की सभाओं में और 2012 ऑनवर्ड्स पूरे देश में भिन्न भिन्न राज्यों में सभाओं में जितनी प्रचंड भीड़ आई है, उसके परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो ये बात तो सहज प्रतीत होती। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, उसकी राजधानी में रैली थी, मानी हुई बात है, इसलिए वो रैली सबसे बड़ी थी, सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं। मैं ये ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि जो हमारे प्रति जन समर्थन है और वो वर्षानुवर्ष से जो जन समर्थन है, लोकसभा चुनाव से लेके एक दो उदाहरणों को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो सभी राज्य विधानसभा चुनावों तक और अभी हाल ही में संपन्न उपचुनाव या स्थानीय निकाय चुनावों से लेके भीड़ तक, अगर कोई इसको देखना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता है, तो उसको मैं उसको शुतुरमुर्ग की दृष्टि कहूंगा। पर भीड़ का मतलब ये थोड़ी कि वोट भी पक्के हो गए, बिल्कुल आधारहीन है। भीड़ का मतलब वोट मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, से मुंह मोड़ने का एक प्रयास मात्र है। भीड़ का मतलब वोट मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं सुधांशु जी। भीड़ तो आ सकती है देखने के लिए, लेकिन वोट देगी इसकी क्या गारंटी है? जिन लोगों की सभाओं में सिर्फ संसद में नेताओं की भीड़ इकट्ठा कर पाते हैं, जनता की भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, वो इस खाम ख्याली में रह सकते हैं कि उनको वोट मिलेंगे। अभी तक जो वोट मिलने का ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो मैंने सुमित जी आपको बता दिया। आगे क्या होगा या आप तय मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने निर्णायक परिवर्तन का मन बना लिया है और पिछले 10-12 वर्षों में यूपीए के शासनकाल में सपा बसपा दोनों गठबंधन सहयोगी थे, इसलिए वास्तविक परिवर्तन इन तीनों को हटाकर एक निश्चित विकल्प के रूप में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। मुनव्वर हसन गौड़, मैं आपके पास आऊंगा इसके पहले कि नावेद सिद्दीकी या पीएल पुनिया के पास जाऊं। और गौड़ साहब, मैं इसलिए आपके पास आ रहा हूं कि आपकी पार्टी गलत वजहों से सुर्खियों में नहीं है, कम से कम इन दिनों में। आपकी पार्टी में अंदरूनी पारिवारिक विवाद नहीं है, आपकी पार्टी के नेता छुट्टी पे नहीं गए हुए हैं, जबकि चुनावों की तारीखों की घोषणा मेरे ख्याल से अगले 48 घंटे में होने वाली है। खैर, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, मायावती की रैली में भीड़ आए तो वो भीड़ है, बीजेपी की रैली में भीड़ आए तो वो भीड़ मैनेज्ड है, ये क्या तरीका वो देखने का? इसका जवाब दे देता हूं मैं। देखिए, देश में एकमात्र ऐसी लेडी है जिसे लोग सुनने और देखने के लिए आते हैं अपने पैसे से खर्च करके। अभी पीछे एक प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी उत्तर प्रदेश में, वो हेलीकॉप्टर लेके वापस भाग आए थे क्योंकि वहां भीड़ नहीं थी, और उन्होंने सारे सांसदों को और सारे बड़े, ये तो आपकी बात है ना, मौसम ये बताया कि औपचारिक तौर पर वहां पे भीड़ नहीं थी, वहां पे सुमित जी भीड़ नहीं थी, इसलिए वापस आ गए थे, इसलिए वापस आ गए थे। आपका दावा है जी। फिर उन्होंने बुला के कहा कि अगर अब उत्तर प्रदेश में कोई रैली मेरी फेल हुई तो तुम लोग फेल हो जाओगे। 73 के 73 सांसद और सारे बीजेपी के बड़े नेता इस रैली के लिए लगाए हुए थे। मायावती की रैली में नहीं लगते हैं, बस मायावती की रैली में सांसद विधायक नहीं लगते इकट्ठा करने के लिए। फिर पब्लिक ने एक शर्त रखी। गौड़ साहब, मैं राजनीतिक संवाददाता रहा हूं, मेरी बात 20 सालों से मुझे सुधांशु जी जवाब दे रहे थे, आप एक बार नहीं बोल रहे। मुझे भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्लीज हमें आप ही से पूछ रहा हूं, आपकी बात आपने पहले मेरे से पूछा, उसका जवाब ले लीजिए। फिर उसके बाद भी जनता ये तय करके आई, लोगों में चर्चा हुई पूरे उत्तर प्रदेश में कि भाई पीएम कुनिया, आज हम उस शख्स को देखने के लिए जा रहे हैं जिसने पूरे देश को लाइन में लगा दिया, जिसने पूरे देश को भूखमरी की कगार पे ला दिया, जो गरीब आदमियों को अब आज की डेट में राशन मिलना बंद हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, कोई कारोबार नहीं रहा गरीब आदमी के लिए। और वो 60 दिन का इतने परेशानी में थे, मैनेज करके आए, वो पीएम को देखने आए भाई कैसा आदमी है जो हमारे बीच में फिर आके खड़ा हो गया। उन्होंने कभी मोदी जी को देखा नहीं, इसलिए अब अच्छी तरह देखने के लिए आए। फिर मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मायावती एक ऐसी लीडर है जहां कोई पैसा नहीं देना पड़ता, जहां कोई बस नहीं देनी पड़ती, लोग जो है ना पैदल चल के 20 किलोमीटर जो है ना वहां पे पहुंचते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा। सुधांशु जी, एक लाइन में जवाब दीजिए इसका, फिर मैं नावेद सिद्दीकी के पास आता हूं। मायावती जी की सभा में भीड़ अपने आप आती है, पैसा जो है वो भी अपने आप आता है, क्योंकि वो तो कहती मैं देवी हूं, मुझ पे चढ़ावा चढ़ाओ, तो चढ़ावा चढ़ाने के लिए लोग आते हैं, इसीलिए नोट की माला पहना देते हैं। मगर मोदी जी जो कि देश की निष्ठा के साथ सेवा कर रहे हैं और जन जन ने उन्हें अपने मन विचार से स्थापित किया हुआ है, उनके में बुलाई हुई भीड़ आती है। ये कितना हास्यास्पद तर्क है। गौड़ साहब, अगर नोटबंदी की तकलीफ होती लोगों को तो इतनी भीड़ दिखाई देती है आपको आज? बिल्कुल नोटबंदी की तकलीफ है लोगों को, लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, लेकिन सच्चाई जो है ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे सच्चाई सामने आ सकती है, वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये है इस देश में, जमीन पे ना नेता काम कर रहे हैं ढंग से, और ना जो ना जो आपने कहा 73 सांसद मिलकर भीड़ लेके आए, बिल्कुल वो पैसे के बल पे
पीएम ने बोल दिया कि अगर अब उत्तर प्रदेश में मेरी रैली फेल हो गई तो तुम लोग फेल हो जाओगे, इसलिए सारे बच्चे को फांसी लगा दिया इस काम के लिए, इसलिए ये रैली कामयाब हुई है उनकी। और ये कामयाब नहीं मान सकते आप, कम से कम आपने इसे कामयाब नहीं मान इस्तेमाल सकते किया। आप, क्योंकि ये तो पैसा दे के कोई भी इकट्ठा कर आपने सकता है। कामयाब शब्द का इस्तेमाल तो किया। पीएम साहब की एक बात और मैं बता दूं, पीएम हमारे देश के पीएम मैं ये कहना स्टेज से चाहूंगा ये कहते सुमित हैं, जी। देखिए कितनी शर्म की बात है कि जो ना एक पार्टी पैसा छिपाने में लगी हुई है। अरे भाई कैसे पीएम हो आप, उस पैसे को नहीं निकाल सकते, फिर किस बात के पीएम? जाइए घर बैठिए, आपको पता है इस आदमी के, सुमित अवस्थी जी के पास पैसा है और मैं पीएम हूं, मैं आपसे नहीं निकलवा सकता उस गलत पैसे को, तो फिर किस बात का? और वो जनता में जाके इसका ऐलान कर रहे हैं कि पैसे छिपाने में लगे हुए हैं। यार ये कौन सी बात होगी? पर उन्होंने आपका नाम तो नहीं लिया, आपको बिल्कुल नाम लिया, बिल्कुल नाम लिया, आपके चैनल पे दिखा रहे हैं। पहले उन्होंने कांग्रेस पे अटैक किया, फिर बीएसपी पे किया, आप दिखा रहे हैं, और फिर जो ना अन्य पार्टियों पे किया। तो मैं आपको बता दूं, आपके नरेंद्र मोदी जी फेल हैं, कुछ नहीं होने वाला उत्तर प्रदेश में इनका। ये चौथे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे हैं, अब चौथे नंबर पे आएंगे। मतलब कांग्रेस को आपने आगे कर दिया। चलिए पूरी साहब खुश होंगे, लेकिन नावेद साहब मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा, कैसे देखा आपने नोटबंदी का जो पूरा शगुफा, जिसको आप लोग काफी मुखालफत भी कर रहे हैं नावेद भाई, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में भीड़ होना, पूरा पार्क भर जाना, और वो तस्वीरें देखकर तो लगता है कि बहुत बड़ी और सफल रैली रही प्रधानमंत्री की है। उन्होंने बहुत अच्छी एक लाइन चलाई थी कि मोदी जी का शो कामयाब रहा, तो ये अल्फाज जो इस्तेमाल किया उन्होंने, शो, तो सबसे अच्छी बात यही रही कि ये एक एंटरटेनमेंट शो था। आज मोदी साहब नोटबंदी की बात करने के बजाय जहां पर पहुंचे थे, और जैसा कि अभी कुछ लोगों ने कहा कि लोग ये देखने आए थे कि नोटबंदी के लिए पूरे मुल्क को जिसने कतार में खड़ा कर दिया, तो वो शख्स को रडार में लेने का मौका यही है। तो जनता आई थी उनको देखने के लिए कि भाई ठीक है चलो अब देख लेते हैं। और जनता ये, जैसा कि कुछ और भी लोगों ने अभी कहा कि ये चीजें जो हैं किस तरह से मैनेज थी, और मैनेज इसलिए नजर आदमी इंसान कह रहा है क्योंकि जो जनता बैठी थी, मोदी जी की और भी रैली हुई है 2014 में, और ये वाली रैली अगर आप अगर गौर से देखेंगे, सुमित भाई सुन लीजिए, मुझे मालूम है मोदी जी की, नावेद सब मोदी जी की बात, मोदी जी की मैनेज शब्द आजकल आपको कितना कठिन लग रहा होगा। समाजवादी पार्टी मैनेज कर ही नहीं पा रही है, जो धमा चौकड़ी मची है सड़कों पर नावेद भाई, चचा भतीजा नेता पिता पुत्र आपस में जो सर फुटबॉल कर रहे हैं, कोई मैनेज नहीं हो पा रहा, ना अपने समर्थक मैनेज हो पा रहे, ना अपने नेता मैनेज हो पा रहे कि शांत रहे। समझ गया, नहीं, लेकिन मैं समझ गया, शायद कोई एक ऐसा बड़ा सा हाउस है जो इस रैली से मैनेज हो गया है, तभी दूसरे की बात नहीं सुन रहा है। ना अगर नहीं सुननी होती मैं आपको बुलाता क्यों नावेद भाई? क्योंकि मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ तो आपको तकलीफ हो रही है। आप नहीं, अपने चेहरे के किसे दाग नजर आते हैं, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है सुमित भाई। बिल्कुल नावेद भाई, ऐसा है कि पूरी बात ही नहीं खत्म की, मैंने पूरी बात खत्म नहीं की, और पूरी बात खत्म नहीं की, आपने फौरन बीच में बात काट दी और मैनेज की बात आप ले आए। इसका मतलब कहीं ना कहीं मामला मैनेज है, और ये कहीं ना कहीं मामला मैनेज नहीं हो पा रहा है समाजवादी पार्टी से। जी नहीं, ये अब आप समाजवादी पार्टी से मैनेज नहीं हो पा रहा है, ये जो सर फुटबॉल सड़क पर मची हुई है। मुस्कुराहट, अच्छा नावेद भाई, अब आपकी मुस्कुराहट ये बता रही है नावेद भाई। चलिए आप मुझे ये बताइए, सुमित भाई, आप मुझे ये बताइए कि आप किस तरफ के वो हैं प्रवक्ता? मुलायम सिंह जी के कि अखिलेश जी के? समाजवादी पार्टी के। हम नहीं, कौन सी समाजवादी पार्टी? कौन सी जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव है, जिसके अध्यक्ष मुलायम सिंह जी थे? सुमित भाई, आपने जब शुरुआत में हमारा इंट्रोडक्शन दिया तो आपने कहा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे। बिल्कुल। अब जब एक एंकर एक बार इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर ये दोबारा सवाल पूछेगा तो लोग सोचेंगे शायद इस एंकर को मालूमात कम। मैं तो बिल्कुल मान रहा हूँ कि मेरे ऐसा बेवकूफ एंकर कोई है ही नहीं। देखिए, मेरे ऐसा बुद्धू एंकर कोई है ही नहीं जो नावेद सिद्दीकी जैसे होशियार और समझदार और बहुत जहीन नेता को नहीं समझ पा रहा है कि समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है। आपके जैसी समझदारी भगवान करे समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को दे। आपके जैसे तमाम नेता हैं उनको मिलनी चाहिए। मैं भी सुमित भाई, मैं भी आपकी तरह एक एंकर था, नेता आप भी यही करते थे। 15 साल मैंने जनता के बीच बिताया, मैंने आप ही की तरह। आप भी यही करते थे। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ आप सुन तो लीजिए। मैं, आपने इंट्रोडक्शन दिया, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। एक कंफ्यूजन क्रिएट है कि समाजवादी पार्टी किसकी, जैसा कि आप कह रहे हैं किसके साथ।
नेताजी देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके विरोधी भी बोल रहे हैं। अब दो हो गई ना पार्टी, अब कौन सी समाजवादी नंबर 1 नंबर 2 कौन सी से हैं ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं, वो उनको खुद को नहीं भाई पता। साहब आप तो उनको खुद को नहीं पता कि साइकिल के आगे वाले पहिए पर है कि पीछे वाले पहिए पर है। नावेद भाई, देखिए ये तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तो इसलिए कह रहे हैं नोटबंदी चल गई, अब ये नई माला भी नहीं बना पाएंगे बड़ी, इसलिए ये घुमा फिरा के बेचारे ये कहीं ना कहीं परेशान हर इंसान है। पुनिया साहब, हमसे लोग इसलिए परेशान है हाँ, कि हमने अपनी, देखिए हमारी सरकार ने काम किया है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने, हम उसी को चेहरे लेके, और नेताजी का आशीर्वाद है अखिलेश यादव जी के साथ। नावेद भाई, ऐसी बात नहीं है। नावेद भाई, अखिलेश यादव जी ने क्या 72 कहा, घंटे में कम से कम 12 घंटे आपकी पार्टी को दिए मेरे चैनल ने, और आपका ये कहना कि नेताजी और अखिलेश जी एक साथ हैं, कोई नहीं मानेगा। आप समय जाया कर रहे हैं, मेरा भी और अपने समर्थकों का भी। नेताजी ने जिस तरीके से आखिरी दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव को सीएम पद का दावेदार मानने से इनकार किया था, दुनिया ने देखा उसको। और आज नेताजी दिल्ली के अंदर है, अपने बेटे के खिलाफ चुनाव आयोग जा रहे हैं। सुमित भाई, नहीं नावेद भाई, ऐसे बरकराइए मत। आप जब तक हंसी मजाक कर रहे थे मुझे दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आप बरकरार हैं। प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया का एक फ्रेम जो वो होता है, हर पार्टी का होता है कि संसद जो भी हमारे विधायक दल के नेता जीत के आते हैं वो चुनते हैं, तो एक प्रक्रिया बताइए। बार बार सवाल जब यही किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, तो बताइए उसका जवाब उन्होंने एक प्रक्रिया बताई कि ठीक है ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत होगा। और कई बार नेताजी ने ये भी कहा कि अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया, इनके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। पिछले 20 साल से राजनीति कवर कर रहा हूं मैं, और मुझे पता है कि जब कोई सिटिंग सीएम चुनाव में जाता है, उस वक्त उसकी पार्टी का अध्यक्ष ये कहे कि चुने हुए विधायक आके चुनाव के बाद तय करेंगे कि कौन अध्यक्ष होगा, तो समझ में आता है कि सिटिंग सीएम के खिलाफ है अध्यक्ष। तो क्या इतने, इसका मतलब अखिलेश यादव को पसंद नहीं कर रहे नेताजी। इतने अकलमंद नहीं, तो अगर सिटिंग सीएम जाता है तो उसको बनना चाहिए, तो इतने अकलमंद पत्रकारों को ये नहीं मालूम है कि ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्यों नहीं पूछना? अगर पत्रकारों को आप अगर सिखाएंगे। अच्छा, आप तो टीवी एंकर रहे, आप तो टीवी एंकर रहे, आप मुझे सिखाएंगे कि क्या सवाल पूछने चाहिए? नावेद भाई, ऐसे भी राजनेता मत हो जाएगी, आपको पर पट्टी बांध ले आप। पत्रकारों का काम है सवाल पूछना, और उसका अगर जवाब ना दे पाए आपका नेता, तो समझ में आता है कि नेता में ना समझी है, नेता के पास जवाब नहीं है। नहीं, आप समझ लीजिए, आपने कहा नावेद भाई टाइम अगर है तो वो घोषित करेंगे। नहीं नावेद भाई, फिर आपने कैसे कहा? इसका मतलब पत्रकार सवाल कर रहे हैं, यूपी के दर्शकों का 4.5 साल जो बर्बाद किया अपने परिवारवाद को निपटाने में, वो अगले 6 महीने में बर्बाद करिए करके आइए। अरे आप होमवर्क करिए नावेद भाई, करके आया कीजिए। 4.5 साल में 4.5 साल में सिर्फ यूपी की जनता को बरगला रहे हैं। काम क्या होगा आपने? काम क्या होगा आपने? लेकिन काम के बदले में सरफुटापन नहीं होती। पुनिया साहब, और पुनिया साहब, सवाल आप करते हैं, पुनिया साहब, पुनिया साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, और नावेद साहब अब आप इंतजार लंबा करिएगा सब्र के साथ। पीएल पुनिया साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, का फल मीठा होता है। पुनिया साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बहुत सीधा सा है। इस उठापटक के बीच में ये बहुत एक गलत इंप्रेशन जा रहा है दर्शकों के बीच में, सोशल मीडिया पे, कि राहुल गांधी इस वक्त में छुट्टी मना रहे हैं। चुनावों की तारीख मेरे ख्याल से अगले 24 से 48 घंटों के भीतर घोषित होने वाली है। इस वक्त में प्रधानमंत्री और बीजेपी पूरी एक साझा रैली लखनऊ में कर रही है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं? छुट्टी मना रहे हैं। आपको लगता है नहीं कि ये बहुत डैमेजिंग है पार्टी के लिए? देखिए सुमित जी, ये कह देना कि वो छुट्टी पे गए हैं, ये किसी भी तरह उचित नहीं है। पूरा संगठन है, पूरी पार्टी है। हम लोग आज पूरे हिंदुस्तान भर में जिले लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के ऊपर सरकार के खिलाफ जो भी बात है, जो जनता को तकलीफ है, उसके बारे में हमने बताया। और पिछले अभी राजनीतिक दल तो अभी एक्टिव हुए हैं। राहुल जी तो पिछले 8-9 महीने से किसानों के बीच में जाके, जब खुदकुशी की महाराष्ट्र में, तो वहां पर किसानों के यहाँ गए। यहाँ 1 महीना पूरे उत्तर प्रदेश भर में रह के, और हम लोग 27 साल यूपी बिहार की जो यात्राएं हैं वो निकाल के निरंतर ये कार्यक्रम चल रहा है। और आगे के कार्यक्रम राहुल गांधी जी ने निर्धारित कर दिए हैं। 6 तारीख के लिए निर्धारित किया है, फिर 9 तारीख के लिए निर्धारित किया है, और उसके आगे के भी कार्यक्रम है। तो ये कहना कि वो राजनीतिक गतिविधियों को छोड़ के बाहर चले गए हैं, कृपया करके। तो राहुल जी अब यूपी में नहीं आएंगे क्या? आप ये कह रहे हैं कि आप राजबब्बर, शीला दीक्षित, गुलाम नबी आजाद चुनाव लड़ लेंगे, अब राहुल जी की जरूरत नहीं है? क्या आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी ने जमीन तैयार कर दी है बस? सुमित जी, आपको शायद ये भी नहीं पता
कि 30 दिन तक राहुल जी ने 3,500 किलोमीटर की यात्रा करके वो दिल्ली में उसका समापन किया। तो ये बगैर कुछ इंटरेस्ट लिए हुए, बगैर नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ कि राहुल गांधी ने जमीन तैयार कर दी। अगले 2 महीने जब चुनाव होंगे तो राहुल जी नहीं आएंगे क्या? योगदान को कांग्रेस पार्टी के प्रयास को, उनके योगदान को हल्का करने का प्रयास मैं नहीं समझता हूं कि करना चाहिए। हर दल अपने अपने तरीके से करता है और उस हिसाब से हम पूरी तरह से जनता के नजदीक जाके, आप तो यहाँ पर स्तर पर राजधानी में जनसभा करके चले गए, लेकिन हमारे लोग तो गांव सभा लेवल आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जमीन पे पूरी तैयारी है और राहुल जी को इस वक्त कहीं जाना था तो चले गए। मैं छुट्टी शब्द भी वापस ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जो रैली में आज दिखा, पूरी बीजेपी एक साथ एक मंच पे खड़ी, जो रैली में भीड़ दिखाई दी, उसके बावजूद भी कांग्रेस क्या कॉन्फिडेंट है कि चौथे नंबर की पार्टी से पहले नंबर की पार्टी बन जाएगी? आज एक बात नहीं, देखिए वहां पे प्रधानमंत्री आते हैं देश के पीएम के सामने, देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके जनसभा में प्रदेश स्तर पर कोई सभा होती है तो लोग आने चाहिए, उसमें कौन सी बात है। लेकिन ये भी बात आप नोट कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का अब जो जनसभा हुई है ये, और 2014 के चुनाव के दौरान में जो जनसभाएं हुई थी, कितना पैसा उन्होंने खर्च किया। और आपके मीडिया के माध्यम से खबर आई है, मुझे तो उनका हिसाब नहीं पता, उन्होंने कहा कि 15,000 बसें लगाई गई हैं, 40,000 जो अदर बुलेरो और दूसरी गाड़ियां लगाई गई हैं और सभी सांसदों को लगाया गया है। तो उसके बावजूद अगर इतनी भीड़ आती है तो कौन सी ऐसी आश्चर्य की बात है जब पूरे साधन जुटा दिए जाएं, पूरे साधन कौन सा तीर मार लिया आपने? हजारों लाखों बसें लगा के, पैसे खर्च करके। प्लीज अरे सुन तो लीजिए, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। हम ज्यादा थोड़ी बोलते हैं, मुझे पता है आप उन्हीं को ज्यादा समय देंगे, लेकिन मेरी बात भी सुन लीजिए। ये आपने कहा कि डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का समर्थन हुआ इतने बीच में, और प्रधानमंत्री जी, मैंने पूरा उनका भाषण तो नहीं सुना, लेकिन जो हाइलाइट्स आपके माध्यम से, अलग चैनल्स के माध्यम से आई हैं, तो प्रधानमंत्री जी नोटबंदी के ऊपर तो एक शब्द भी नहीं बोले, क्योंकि उनको लगता है कि ये विषय ऐसा नहीं है। भाई बोले, आपको मैंने सुनाया भी, आप शायद सुन नहीं पाए। काला धन को लेकर उन्होंने कहा तो इसलिए कि मैं काला धन से लड़ता हूं, नोटबंदी को हटाने की बात करते हैं। इसलिए नोटबंदी का समर्थन जनता ने किया, इसके बारे में तो सवाल करना या इस तरह के अंदाज लगाना, आपने इसको एक नया पहलू दिया, सही नहीं है, किसी तरह सही नहीं है। ठीक है, आपने एक नया पहलू दिया, मैं आपकी बात मान लेता हूं। सुधांशु जी जवाब दीजिए कि हजारों लाखों की भीड़ आपने इकट्ठा कर रखी थी, साधन लगा दिए थे। देखिए, हमारे राजनीतिक विरोधी और अभी आपके पैनल पे जो सब लोग बोल रहे हैं, उसमें एक बात तो सिद्ध हो गई ना कि सब लोग ये स्वीकार कर लिए कि भाई रैली में बड़ी भारी भीड़ थी, इसलिए आप सब अपने अपने हिसाब से उसके राजनीतिक सुविधाजनक व्याख्या करने में लगे हुए हैं। यानी वो बात हो गई ना, होठों पर इनकार की हालत, दिल में है इकरार। आप इनकार कर रहे हैं पर अंदर से आपको समझ में भी आ रहा है कि भीड़ तो बहुत भारी हो गई। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी पुनिया जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आएंगे तो भीड़ सुनने आती है। कितने लोग आते थे मनमोहन सिंह जी को सुनने के लिए? अरे रैलियों का तो प्रचलन खत्म हो गया था, कांग्रेस तो रोड शो पे आ गई, कहीं खाट सभा पे आ गई। उस जमाने में अगर रैलियों को लाकर भारत के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में दोबारा स्थापित किया है तो मोदी जी ने स्थापित किया है दोबारा से। यानी रैलियों में भीड़ आनी शुरू हुई पिछले 3-4 सालों में, तो वो मोदी जी के राष्ट्रीय राजनीति में। अब मैं इस पे आ रहा हूं। अब कांग्रेस को तो आप छोड़ दीजिए ना, आप राहुल गांधी का युवा नेतृत्व लेके आए, उसके बाद आपने शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया, तो अपने आप सिद्ध हो गया कि युवा नेतृत्व फेल हो गया। 80 के दशक के फार्मूले और 80 के दशक के नेता पे आप लौट के चले गए। और मैं तो इसको कांग्रेस की हिम्मत नहीं, हिमाकत कहूंगा कि उन्होंने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया। अब आइए आप अन्य लोगों के ऊपर। अरे भाई साहब, आक्रमण किया तो सबका उत्तर देने दीजिए ना, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। पुनिया जी, राहुल गांधी सीएम के कैंडिडेट क्यों नहीं हो सकते? मैं आप ही का सवाल जो है वो रामकृपाल जी से पूछता हूँ। रामकृपाल जी से पूछता हूँ, अरे आप जवाब दीजिएगा ना। आपने मुझसे पूछा, मैं रामकृपाल जी से पूछ रहा हूं, क्या एक देश का ये जो नरेंद्र मोदी सीएम से पीएम बन सकते हैं?
आनंदीबेन पटेल सीएम बन सकती हैं, दिग्विजय सिंह सीएम बन सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी सीएम नहीं बनेंगे। ये अगर प्रधानमंत्री को डर है किसी से तो वो राहुल गांधी से डर है। अरे आपसे नहीं पूछ रहा हूँ पुनिया साहब, मैं रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार की राय ले रहा हूँ कि आपकी इस राय पर उनको क्या कहना है? नहीं देखिए, मैं कांग्रेस अब क्या है ये तो कांग्रेस बताएगी। सुमित जी इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। मैं आपने मुझे मौका दिया है। एक जो आपका बेसिक सवाल है कि ये जो भीड़ थी क्या दर्शाती है, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जितने भी प्रवक्ता हैं आज की तारीख में, चूंकि बीजेपी की भीड़ थी इसलिए बीजेपी तो आज उसको बारे में नहीं कह रही है, सब लोग इस देश के आम आदमी को बिकाऊ बता रहे हैं। बिल्कुल। मैं एक बात एक वोटर की तरफ से कहना चाहता हूं, हम तो अखलाक के हाथों ही बिका करते हैं और होंगे तेरे बाजार में बिकने वाले। ये नेता बिकते हैं, इसलिए जनता पर इस तरह से मत कहिए। दूसरा वाक्य है मेरा कि अगर ये भीड़ मोदी के समर्थन में नहीं थी तो मोदी के विरोध में भी नहीं थी। अगर ये नोटबंदी से परेशान भीड़ होती तो उसको खरीद करके, नाराज जनता को कोई खरीद करके नहीं खड़ा कर सकता है। माफ कीजिएगा, बार बार आप लोग भी जाते हैं वोटरों के दौर में, अन्ना हजारे के पास आने वाले कि कोई खरीद करके नहीं लाया था। जेपी मूवमेंट में जब 5-5, 10-10 लाख की भीड़ हो, वो 74 में पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा होती थी, खरीद नहीं गए थे। वोट के लिए जनता को गालियां मत दीजिए। अपना गुस्सा उतारना है तो अपनी पार्टी पर दूसरी पर अपनी विरोधी पर उतारिए। लेकिन ये बार बार जो बात होती है कि ये जनता नाराज भी है और लेकिन इसको पैसे से 10 लाख लोगों को बुला के लाया गया है। अरे कुछ तो मेहरबानी कीजिए। दामन आप लोग बिकते हैं, नेता बिकते हैं इस देश में, जनता नहीं बिका करती है। और आप हमेशा देख लीजिए 1952 से लेकर के आज तक जनता ने जो फैसला दिया है, कभी आप नहीं कह सकते हैं, वो चाहे 14 का फैसला हो, चाहे 77 का फैसला हो, चाहे 90 का फैसला हो, पैसे से नहीं जनता ने फैसले दिए हैं। माफ कीजिएगा, इमोशन पर, आवेग पर, विवेक पर, संवेदना पर वो फैसला दे सकती है। आप उसको खरीद करके इस तरह वोटर का अपमान मत किया कीजिए कि सारे लोग खरीद करके लाए गए हैं। पुनिया साहब हर पार्टी दूसरों पे ही कहती है, ये बहुत ही दुखद है। वोटर का अपमान करना इस तरह से, आप लोग स्कोर सेटल करने के लिए वोटरों का अपमान करते हैं। पुनिया साहब मेरी बात सुन लीजिए। पुनिया साहब कुछ कह रहे हैं, रामकृपाल जी सुन लेते हैं। बोलिए बोलिए पुनिया साहब। मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूंगा। रामकृपाल जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आप हमारे बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं, हम आपका आदर करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कतई नहीं कहा गया कि उनको खरीद के लेके आए हैं, पैसे लेके आए हैं। हमने सिर्फ ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम के लिए 2014 के लिए जो धन बल का प्रयोग करके जो इंतजाम किया, जो जिस तरह से गाड़ियों का इंतजाम किया, जिस तरह से बसों का इंतजाम किया, जिस तरह से मंच का इंतजाम किया, हमने उसके लिए कहा है। अब पुनिया जी, आप तो ब्यूरोक्रेट रहे पुनिया जी, और हम कभी भी पुनिया जी आप तो ब्यूरोक्रेट रहे, आपसे तो मैं बहस कर ही नहीं सकता। मुझसे अधिक अनुभव आपको पब्लिक लाइफ का। जब आप ये कहते हैं कि संसाधनों का इस्तेमाल किया, धन बल का इस्तेमाल किया, गाड़ियों का इस्तेमाल किया, तो खाली बसें लाने के लिए इतना डिफरेंस तो कर सकते, खाली बसें लाने के लिए, खाली गाड़ियां लाने के लिए कौन पार्टी किस बारे में कह रहा? कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं ये कहा। अब आप पलट रहे हैं, अब आप सरेआम भरे डिबेट में, लाइव डिस्कशन में पलट रहे हैं पुनिया साहब। रामकृपाल जी की बात सुनकर आप पलट रहे हैं। नहीं, आपने कहा संसाधन का इस्तेमाल किया, धन बल का इस्तेमाल किया, इसका मतलब क्या है? धन बल का, धन बल का क्या मतलब हुआ? धन बल का क्या मतलब हुआ? जो संसाधन का 15,000 अगर बच्चे क्या मतलब हुआ इसका? 40-50 हजार क्या मतलब हुआ इसका? गाड़ियां लगाएंगे, क्या मतलब हुआ इसका? संसाधन नहीं है क्या? क्या मतलब हुआ इसका? मैंने सिर्फ ये कहा है। क्या मतलब हुआ इसका? संसाधन का इस्तेमाल, धन बल का इस्तेमाल, क्या मतलब हुआ इस लाइन का? मतलब क्या मतलब हुआ इस लाइन का? आपको मतलब समझ में नहीं आता है? नहीं आता है, समझाइए ना। आपको समझ में नहीं आता, समझाइए ना, समझाइए ना। बसें लगाई हैं, जब रामकृपाल जी ने साथ-साथ आपकी बात को काउंटर किया, लाखों करोड़, अब आप गलत डिफेंड कर रहे हैं, अब आप गलत डिफेंड कर रहे हैं। जब उन्होंने जनता के साथ जोड़ दिया इस सेंटिमेंट को, आपके बयान को, अब आप गलत बात कर रहे हैं पुनिया साहब। जब आरोप लगाते हैं आप गलत बात कर रहे हैं पुनिया साहब। पुनिया साहब, पुनिया साहब आप गलत डिफेंड कर रहे हैं। मैं आपका रिकॉर्डिंग निकाल कर दोबारा दिखा दूंगा। आपने कहा धन बल, आपने कहा संसाधन, आपने आम हिंदुस्तानी को बिकाऊ बताया, आम वोटर को बिकाऊ बताया, जिसका रामकृपाल जी ने पुरजोर विरोध किया। आपने बोला ऐसा, आपने बोला, नावेद सिद्दीकी ने बोला, और यहाँ बैठे गौर साहब ने बोला।
तीनों लोगों ने बोला। किसने बोला? आपने बोला, कहिएगा। आपने भी बोला, मैंने नहीं बोला, आपने भी बोला, आपने भी बोला। गौर साहब, आप अपना पूरा मेरा अरे पुनिया साहब, जनता देख रही है, सुना दीजिए। जनता देख रही है, तय कर लेगी मैं ठीक बोल रहा हूँ कि आप ठीक बोल रहे हैं। आप तो खरीद के लेके आई, ये मैंने एक शब्द नहीं बोला। नहीं, ये आपने नहीं कहा, ये आपने नहीं कहा, खरीदने की बात नहीं की, आपने कहा संसाधन का, धन बल का इस्तेमाल किया, गाड़ियां लगाई हजारों की संख्या में। इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा अभी भी, इसका मतलब क्या होता है? मैं अभी भी कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होता कि वोटर जनता को की जेब में खरीदने की पैसा क्यों गया। बात कर रहे हैं? अब आप मतलब ये अब आप की घात निकाल रहे हैं। आप बात मैं घात निकाल रहे हैं। देखिए इन्हें रामकृपाल जी सुनिए, सुनिए, गौर साहब, पुनिया साहब एक मिनट सुनिए, पुनिया साहब, गौर साहब सुनिए एक बात। जनता की जेब में पैसा नहीं गया, लेकिन उन्होंने उन्होंने मैनेज करके ये रैली वहाँ पे इकट्ठा किए लोगों को। इसका मतलब इससे क्या होता है? जनता के पास पैसा नहीं जाता, मैंने क्या जनता के नाम पास पैसा नहीं गया। आप हाँ हिंदुस्तानी को, मैं आपको बता दूं, जनता के पास पैसा नहीं गया, लेकिन जनता को बरगला के वहां लाया गया। इसका मतलब क्या हुआ? बरगला के इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जनता को बरगला के वहां लाया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जनता को बरगलाया जा सकता है? जी बिल्कुल जनता बरगलाया जा सकता है। जनता बुद्धू है। बेवकूफ से क्या मतलब हो गया? आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? जनता से रामकृपाल जी ने आप लोगों की दुख की रेख पर हाथ रख दिया और दोनों लोग मिला गए। आप डिबेट दोनों लोग मिला गए, मैं नहीं घुमा गया। आप डिबेट आप लोग परेशान हो गए। पहले जो आपको आईना दिखाया रामकृपाल जी की एक बात ने, उन्होंने वो सेंटिमेंटल बात की। देखिए मैं उत्तर प्रदेश में आप ले जाना परेशान हो चाहता हूं, गए। मैं आप उत्तर लोग प्रदेश चुनाव में में ले जाना, जाना हम लोग चाहता चुनाव हूं, में नहीं जाना है। मैं पुरनिया जी की बात का जवाब देना चाहता हूं, आप जवाब ले लीजिए। पुनिया जी की बात का जवाब नहीं, उनका समर्थन कर रहे हैं आप लोग। देखिए मेरी बात सुनिए, राहुल जी ने 4 महीने 3 महीने उत्तर प्रदेश में लगाई, पुनिया जी के बकौल उन्होंने घूम के देख लिया। मुझे लगा, राहुल जी को नहीं लगा कि हम वापस आ रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं। राहुल जी पे मत आइए, पहले उस बात का जवाब दीजिए जो रामकृपाल जी ने कही। रामकृपाल जी ने जो बात कही, यूपी की जनता वो बात जो ना लोगों में गलत मैसेज भेजने के लिए, उस बात को आप लोग यहाँ पूरी तरीके से घुमाते हैं। बिल्कुल रामकृपाल जी वही काम करते हैं। नहीं, गलत जो ना संदेश, गलत संदेश बनाते हैं, गलत संदेश बनाते हैं, गलत संदेश देते हैं। जवाब दीजिए। जो हम कहना चाहते हैं उस बात का बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। 10 लाख लोगों को कोई पार्टी 10 लाख लोगों को कोई पार्टी पैसा दे के नहीं ला सकती, लेकिन उनके लिए इंतजाम करना, उन्हें लाना बरगला के, ये सब करना, इससे पैसा देना नहीं होता। आप उसे घुमा के कह दिया कि पब्लिक को खरीद लिया, ये कोई बात नहीं। अरे वाह, आपकी बात पे कहा। एक मिनट सुमित जी, देखिए मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं बिल्कुल, लेकिन आज भी मैं इस पूरे डिबेट में अगर आप देख लीजिए तो पैसे के बल पर अभी कह रहे हैं बरगलाया, ये शब्द इसका मतलब है कि जनता एक नंबर की मूर्ख है, उसे कोई भी पैसे से, लालच से या किसी भी तरह से या उसका ब्रेन वॉश करके जहां भी चाहे ले जा सकता है। मैं खुद इस बात को कह रहा हूं। जावेद साहब ने कहा कि मायावती की रैली में लोग अपने आप आते हैं, बिल्कुल तो ठीक है, मतलब ये जो 10 लाख लोग हैं ये बीजेपी के लोग हैं? नहीं ना। तो जब खुद आने वाले लोग हैं तो उनको कोई खरीद भी सकता है। देखिए मेरा ये कहना है सिंपल एक बात, कि कम से कम आप लोग अपना स्कोर सेटल करने के लिए, अपने जो राइवल हैं उनको नीचे दिखाने के लिए या उनसे ऊपर दिखने के लिए आप लोग कुछ और कहिए, लेकिन कृपया जनता को ये कि ये खरीदी गई है, इसको बरगला लिया गया है, नहीं अभी आपने कहा बरगलाया गया है, अभी आपने बरगलाया करके लाई गई है। नहीं बरगलाया शब्द अभी आपने कहा है, बिल्कुल पैसा नहीं चला जाता उनकी जेब में। सुमित जी, बरगलाया कहा है, बरगलाया और उनकी जेब में नोट चले गए। देखिए मेरा कहना, मैं किसी आपके, देखिए मेरा कहना यह है कि जनता चूंकि ऐसे होती है, जितनी बार डिबेट होती है मैं देखता हूं, जब भी भीड़ का सवाल आता है तो लोग ये कहते हैं पैसे से लाई गई है। यही होता है, अब जो पार्टी लाती है वो कहती नहीं जेन्युइन है, बाकी सब लोग कहते हैं पार्टी। यही वोटर है। और लेकिन आप आज तक बता दीजिए कि पैसे के बल पर कौन सी वर्डिक्ट आज तक हिंदुस्तान में आई है? म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में भी ये नहीं हो सकता भाई साहब। जो चुनाव जीतता है वो कभी कहता है कि पैसे के बल पे जीत क्या है? मायावती जीती 2000। ऐसे खर्च कीजिए, लेकिन जनता को जो वोट देना वही करेगी अपनी। फिर वही बात कर रहे हैं कि वोटर को पैसा दे के इस तरह की बात मत करिए। अरे पुनिया जी एक मिनट, गौर साहब बोल रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने पूरे 4 महीने उत्तर प्रदेश में घूम के देख लिया।
उन्हें लगा कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए वो विदेश चले गए। और दूसरी बात, जो सुधांशु जी यहाँ बैठे हुए हैं वो मेरी बात से सहज सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं देश की जनता जरूर होगी। आज जो वो बैठे हैं उनमें कोई काबिलियत नहीं है कि वो सरकार में है, बल्कि कांग्रेस की नाकामी है जो उन्होंने लोगों के साथ नाइंसाफी की, एक समाज को या विशेष समाजों को जो है ना बिल्कुल गर्क करने का काम किया। उन्हें सिर्फ ये सोच के रखा अगर इन्होंने तरक्की कर ली तो ये हमारे वोट बैंक से बाहर निकल जाएंगे। आज उसका नतीजा की वजह से बीजेपी सत्ता में है, नहीं तो कोई काबिलियत नहीं, कोई काबिलियत नहीं। यूपी में जो पूरी बसपा का सफाया हो गया, हाँ, क्या हो गया, पूरी 80 सीटों से 2 लाख लोकसभा में 2,62,000 वोट मिले लोकसभा में। सीट कितनी मिली? सीट ना मिली वो बात अलग है, हमारा वोट परसेंट नहीं घटा, हमारा वोट परसेंट नहीं घटा। मैं क्या करूं, हमारा वोट परसेंट नहीं घटा, हमारा वोट परसेंट नहीं घटा। अरे आप अजीब बात कर रहे हैं। ये देखिए, आप 25% से घटकर 19% पे आ गया आपका वोट, आपको नहीं दिख रहा है? आप 2,62,000 में संतुष्ट है? रहिए 2 रहिए 2,62,00,000 वोट मिले। सरकार बन जाएगी इलेक्शन में, सरकार बन जाएगी नहीं सरकार कैसे नहीं बनेगी, आने वाले टाइम में बनेगी। ये देखिए कांग्रेस की नाकामियों की वजह से आज बीजेपी जो है ना अपनी नाकामी में बैठी है। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे, आज की दूसरे के गिरबान में उत्तर प्रदेश में कौन रोक सकता है और कौन जो है सत्ता में आने से रोकेगा। सुधांशु त्रिवेदी हाथ उठा रहे काफी देर से, सुधांशु त्रिवेदी फिर नवेद साहब, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, अब मैं ये अनुरोध करूंगा कि मैंने शांति से सबकी बात सुनी, मुझे 2 मिनट बोलने का मौका देंगे, सारे प्रश्न ज्यादा 1 मिनट दूंगा, 60 सेकंड। अभी हमारे बसपा के साथी ने कहा कि जो लोग बैठे उनमें काबिलियत नहीं है, तो मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, भारत के इतिहास में जितने प्रधानमंत्री बने हैं वो सब के सब पद पे आने के बाद नेता बने, इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि 47 में 16 में 17 कांग्रेस कमेटियां सरदार पटेल के पक्ष में थी। सिर्फ 2 नेता ऐसे हुए जिनके प्रधानमंत्री बनने से पहले देश के जन जन ने कहा कि यह प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी और एक श्री नरेंद्र मोदी, दोनों भारतीय जनता पार्टी के हुए। ये इस बात के लिए प्रमाण है कि कौन काबिलियत से आता है और कौन विरासत से आता है। और दूसरा उदाहरण, आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं ये कहता हूं कि काशीराम और मुलायम सिंह काबिलियत से उठे थे, मगर अखिलेश यादव और मायावती को तो उठाकर फर्श से अर्श पर बैठा दिया गया था। इसलिए वो दुनिया ने देखा है कौन काबिलियत से आया, कौन कैसे आया। अब आइए धन बल पे। देखिए, धन बल को लेकर जो कांग्रेस की, अरे भाई मैं इतनी देर से शांति से सुन रहा था, अब आप आने दीजिए ना उसके ऊपर। अब आइए धन बल पर। धन बल को लेकर जो कांग्रेस का दर्द है हम समझ सकते हैं। बहुत धन इकट्ठा किया, आज सबसे ज्यादा नेताओं के पास धन उन्हीं के पास था, यहां से लेके और विदेश तक। मगर समस्या यह है कि जब जब धन बल का प्रयोग किया वो उल्टा पड़ा। अभी प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया था एक सीनियर ब्यूरोक्रेट की किताब में कि 72 के वर्ष में जब डिमोनेटाइजेशन की बात आई तो इंदिरा जी ने कहा चुनाव नहीं लड़ना। 72 के बाद 77 में चुनाव हुआ। क्या जी पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय पे जब आरोप लगा तो राजीव गांधी जी 414 की मेजॉरिटी ली, अगले चुनाव में और कम हो गए। नरसिम्हा राव पे आरोप लगा और कम हो गए। धन बल से चुनाव नहीं जीते जा सकते। सुधांशु जी, चुनाव निष्ठा और समर्पण से जीते जा सकते। सुधांशु जी, मैं ये जानना चाहूंगा जाते जाते, आप दर्शकों को जरूर बताइए इसके कितना पैसा खर्च किया इस रैली में और किस माध्यम से पे किया? चेक से, पेटीएम से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से? कितनी बसें लगी, कितनी गाड़ियां लगी, किसने पेमेंट किया? हाँ, मैं बिल्कुल आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस देश में एक व्यवस्था है आरटीआई। आप आरटीआई लगाकर चुनाव आयोग से एक एक चीज की जानकारी ले सकते हैं कि किस पार्टी के साथ कहां आरटीआई में आया है, आप लोगों ने आरटीआई मद में और किस प्रक्रिया से खर्च किया। आप सब मैं बात ये कहूंगा, देखिए इसको शब्दशः मत दीजिएगा सुमित जी, मगर ये सारे दल इस सफलतापूर्वक रैली के बाद जन सैलाब को देखने के बाद जो बोल रहे हैं उसे अगर ये एक मुहावरे में कहा जाए तो कहेंगे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये मुहावरे में कह रहा हूं, इसको किसी के प्रति शब्द में अपमान नहीं करना चाहता, पर मुहावरा वही फिट हो रहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। गलतफहमी में मत रहिएगा। मैं माफी के साथ आप सबको रोकूंगा यहाँ पर। शुक्रिया अदा करूंगा। अरे भाई, हमारे नेताओं की आप क्या बात? शुक्रिया अदा करूंगा तमाम पैनलिस्ट का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रैली जो हुई, जिसको बीजेपी बड़ी सफल बता रही है, उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि इसमें इतनी बड़ी तादाद में जो पैसा खर्च हुआ वो कैसे दिया गया उस वक्त में जब देश में नोटबंदी की प्रक्रिया चल रही हो और जब पेमेंट के तमाम माध्यम व्हाइट मनी के जरिए हो गए हो। ये बीजेपी अगर साफ कर देगी तो बीजेपी कम से कम वोटर्स की नजरों में और ऊपर उठ सकती है।
वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार एसएमएस पोल के नतीजे बने रहिए हम तो पूछेंगे के साथ। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया। एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आज का हैशटैग था यूपी में मोदी। बहस हो रही थी प्रधानमंत्री मोदी की लखनऊ रैली पर और हमारा आज का सवाल था कि क्या पीएम की रैली में भारी भीड़ नोटबंदी पर जनता का समर्थन है। हजारों की संख्या में एसएमएस आए हैं। 87% हाँ में जवाब देते हैं, 13% नहीं में। और वहीं ट्विटर पोल, ट्रांसपेरेंट पोल में 76% हाँ में जवाब देते हैं, 24% नहीं में। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग न्यूज 18 इंडिया का यह मानता है कि प्रधानमंत्री की रैली में जो भीड़ उमड़ी आज लखनऊ में, उससे ये बात साबित होती है कि नोटबंदी का सकारात्मक असर बीजेपी के सियासी प्रोस्पेक्ट्स पर दिखाई दे रहा है। इसी नोट पर आज इस डिबेट में इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार 100 बात की एक बात। गुड नाइट।